हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं ई गवर्नेंस के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ई गवर्नेंस है क्या, क्या मतलब है ई गवर्नेंस का, वाई ई गवर्नेंस, क्या ज़रूरत है ई गवर्नेंस की, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो ई गवर्नेंस ऑफर करता है। वी विल टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन which happens in the e-governance mode. Then we will talk about the benefits of e-governance. And finally, we will take some of the issues which are as a challenge which exist in the Indian circumstances. So let us start with the meaning of e-governance. So in simple words, e-governance है क्या? E-governance means use of information and communication technologies by the government. So this is the one line meaning of e-governance. So गवर्नमेंट बेसिकली जब यूज़ करती है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है, बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है या सोसाइटी में प्रोवाइड किए जाते हैं या अदर गवर्नमेंट एजेंसीज में जो फंक्शनिंग में जब आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है, सो टू हैव अ बेटर मोड ऑफ फंक्शनिंग, सो उसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। राइट। सो ई गवर्नेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मोड है फॉर द एक्सेस ऑफ द सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एज वेल, और साथ में ही ये ओवरऑल सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है एंड मोर अकाउंटेबिलिटी of the public sector that can be seen with the use of the e-governance. Now, why e-governance? क्यों e-governance एक बहुत preferred mode है आज के circumstances में? The reasons they are that it can transform the citizen services. जिस तरह से सिटीजन सर्विसेज पहले जो थी, जब ई गवर्नेंस नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं थे, उस समय की बात करें और अब की बात करें, we will see a lot of difference. Now the services to the citizens, they are provided with the use of e-governance, with the use of electronic means, and अब ये सर्विसेज जो हो बहुत easily, बहुत efficiently जो लोग हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं. Secondly, e-governance, it also provides access to information to the citizens in more efficient manner than in the offline world. With the use of electronic means, now every kind of information the public or the citizens they can have access. हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, या किसी भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी लॉ गवर्नमेंट पास करती है, स्टेट पास करती है, सो वो अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में। ना अगर आप देखें तो अब जो है वो ये एक बेटर एक्सेस देता है सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का, और अल्टीमेटली सिटीजन्स को एम्पावर करता है। Then e-governance, it also enable the participation of the people in the government process. बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट फंक्शंस हो सकते हैं जिसमें कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है और बहुत एफिशिएंटली हो सकता है जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं. Then e-governance, it also offers to the citizens the better economic and social opportunities in the social sector as well as in the economic sector as well. So e-governance के यूज से जो सिटीजन्स हैं वो बहुत बेनिफिटेड हैं इस फील्ड में भी. मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विच हैपन्स इन द ई गवर्नेंस. सो जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, सो ई गवर्नेंस में जो बहुत सारी एजेंसीज हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसका एक अलग ही मोड है.
सो हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ यहाँ पे इंटरेक्शंस की बात करेंगे और वो कैसे होता है। और पहला है G2G कम्युनिकेशन और G2G इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन में बेसिकली जो एक्सेस होता है द अबाउट द इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो गवर्नमेंट सेक्टर से दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है और विद इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स होता है। State, there may be the hierarchy of the government where this communication process is going on. अगर हम बात करें कि लोकल लेवल पे अगर पंचायत हैं, उसके बाद हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसके बाद हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं। सो व्हेन ये इंटरेक्शन जो है ये इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो उस इंटरेक्शन को और विद द यूज़ ऑफ, अगर ये आईसीटी होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से होगा, सो इस इंटरेक्शन को हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहते हैं और G2G इंटरेक्शन हम इसको कहते हैं, राइट। सो ये अब और नाउ ये बोथ लेवल पे हो सकता है, हॉरिजेंटल लेवल पे भी हो सकता है और वर्टिकल लेवल पे भी हो सकता है। Suppose where the two governments departments are concerned, they are at the horizontal level. Suppose Ministry of Finance है, Ministry of Labor है, Ministry of Education और Ministry of Defense है। जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है with the use of information and communication technology, so उसको उस ई गवर्नेंस के मोड को हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट सेक्टर का दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन है। सो इस इंटरेक्शन को हम G2G इंटरेक्शन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहते हैं। और जो प्राइमरी पर्पस है बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन का इन दिस मोड, दैट इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, performance of the various government departments and to increase the output as well. Second mode is the government to citizen mode, G2C हम इसको कहते हैं। Now in this mode the interaction is there between the government and the citizens. As we discussed कि e-governance में आईसीटी का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, the services they are offered to the citizens, to the businessmen, to the many people in the society like that. अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन का जो मोड है वो पहले वाले की तरह गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में ना हो करके यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन उसका जो है वो एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का। और हम देखते हैं कि G2C मोड में, गवर्नमेंट टू सिटीजन मोड में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है और वो 24/7 अवेलेबल हैं लोगों के साथ। हाँ, लोगों को वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं कहीं से भी, वेदर पीपल दे आर सिटिंग एट देयर होम्स, दे आर वर्किंग इन देयर ऑफिसेज, कहीं से भी इन सर्विसेज का एक्सेस किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट वन एक कॉमन एग्जांपल लें, सपोज कि nowadays you see that you can reserve your tickets or your flight tickets, your train booking, that can be done from your place of working, or when even if you are sitting at your homes, तो सारी जगह से वो काम किया जा सकता है। अब ये क्या है, यूज ऑफ आईसीटी जो कि गवर्नमेंट ऑफर कर रही है सर्विसेज आपको, और यू आर हैविंग एन एक्सेस टू दो सर्विसेज। सो हियर द गवर्नमेंट टू सिटीजन द इंटरेक्शन इज देयर, और इस इंटरेक्शन को हम गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन कहते हैं। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है G2C मोड का, that is to provide the citizens friendly services to the people at their doorsteps. Next mode of interaction, that is government to business.
तो जैसा इसके हमें इससे हम एसेस कर सकते हैं कि इसके बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर के बीच में होता है। सो हियर अगेन गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर का जब इंटरेक्शन ई गवर्नेंस के मोड से होता है, so it saves a lot of time of the businessmen, of the governments itself as well, और government agencies हैं उनका time भी save करता है, and ultimately it results into reducing the operational cost, more productivity can be ensured जब हम गवर्नमेंट और बिजनेस इंटरेक्शन की बात करते हैं विद द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बिजनेस सेक्टर के होते हैं, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन के थ्रू वो चीज़ें होती हैं। लाइसेंसिंग हो गया, वेरियस काइंड्स ऑफ परमिट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या बिजनेस सेक्टर को गवर्नमेंट के साथ एक्सेस करके करने पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑल दीज काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज नाउ अ डेज दे कैन बी एक्सेस बाय द बिजनेसमैन with the use of ICT, with the use of e-governance. This is another move. Next one is government to employees, G2E mode of e-governance. अब G2E मोड में, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज मोड में, द इंटरेक्शन इट हैपन्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज। अगर हम बात करें आज भी इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है वो गवर्नमेंट सेक्टर ऑफर कर रहा है, और ये एक टू वे प्रोसेस है इंटरेक्शन का। गवर्नमेंट व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द एम्प्लॉयज in the online mode or in the with the use of the information and communication technology, और ऑन दी अदर साइड एज वेल जब एम्प्लॉयज़ इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर के साथ और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इस इंटरेक्शन को हम G2E मोड कहते हैं इंटरेक्शन का इन ई गवर्नेंस, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज मोड ऑफ इंटरेक्शन। नाउ इस G2E मोड भी, it is a very fast and very efficient mode of interaction for various activities between the government and its employees. And now we come to the benefits of e-governance. Now, with the use of information and communication technologies by the government sector as well, it has given a new way of expansion of information to the government sector as well, to the citizens as well, and overall it has resulted into many benefits to the government sector as well as to the citizens at large. Now, see what are the benefits of the e-governance. Now, the first one is that better access to information and quality of services. Now, ये एक बहुत बड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ई गवर्नेंस का, कि ई गवर्नेंस के आने से और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आने से जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत बेटर हो गया है सिटीजन्स के लिए। नाउ सी अगर हम कोई लॉ कोई देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने पास किया है, सपोज या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, अगर हम आईसीटी के बात ना करें, फिजिकल मोड की बात करें अदरवाइज, सो हमें किसी लाइब्रेरी को अप्रोच करना होता था या हमें फिजिकल कॉपी उसकी मंगवानी पड़ती थी। लेकिन अब विद द यूज़ ऑफ आईसीटी ई गवर्नेंस के अब होते हुए अब आप कभी भी कहीं भी उस इंफॉर्मेशन को, उस लॉ को देख सकते हैं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए एंड यू डाउनलोड दैट एक्ट फ्रॉम देयर और उसका एक्सेस आप कर सकते हैं। इसी तरह से देर आर वेरियस फैसिलिटीज, वेरियस अदर सर्विसेज आर देयर which can be accessed with the use of information and communication technology or with the help of e-governance now. So that is one thing. It has resulted in terms of benefits
to the people in the information sector. Second is जो quality है services की, it is much better now with the use of e-governance. अभी हमने बात किया रिजर्वेशन का, इसके अलावा भी बहुत सारी, अगर आप हेल्थ की बात कर लें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, सो नाउ यू सी देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर. हाँ, अब आप बैंक की बात करें तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है या कोई लेन देन के लिए. यू कैन हैव एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज ऑन योर मोबाइल फ़ोन, और विद यू इफ़ यू आर हैविंग द इंटरनेट बैंकिंग. उसी तरह से हेल्थ सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी और गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर लीजिए. इनकम टैक्स का हम एग्जांपल लें, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है. अगर आप इनकम टैक्स अपना फिल करना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं. आज के डेट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो वो भी आपको ऑनलाइन ही करना होता है. सो सी ये पूरा, बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हैं जो कि अल्टीमेटली सिटीजन्स को बेनिफिट कर रही हैं विद द यूज ऑफ ई गवर्नेंस. देन ई गवर्नेंस, it provides simplicity, efficiency and accountability in the government sector. सो ये पहली बात तो कि ये कि आप गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट के वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो फंक्शनिंग है पब्लिक के साथ या लोगों के साथ जो एक्सेस है वो बहुत सिंपल हो गया है. सेकेंडली, इसे टाइम सेविंग भी है ये पीपल के लिए, सिटीजन्स के लिए. ना किसी भी काम के लिए, हर एक काम के लिए आपको डायरेक्टली कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है. जैसे हमने सपोज़ एयर टिकट्स का रिजर्वेशन का बात किया, तो अगर हम अदरवाइज़ हमें एयरपोर्ट पे जाना होता था या रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना होता था, सो अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. सो अल्टीमेटली ये आपका टाइम भी सेव करता है. इट ऑल्सो सेव्स योर मनी एंड इट प्रोवाइड्स यू दो सर्विसेज इन अ बेटर मैनर, in a very efficient manner. And further, the accountability, that is also more when we talk about the use of e-governance in the government departments. So overall, it results into enhanced productivity and more efficiency in all the government sectors. Now, next one is the benefit of this is expanded reach of governance. Now, जब हम बात करें ई गवर्नेंस के आने के बाद, सो ई गवर्नेंस के आने के बाद जो गवर्नमेंट सर्विसेज का जो रीच है वो बहुत वाइडन हो चुका है. नाउ द सर्विसेज which are made for the use of the general public at large, so that is very much available with the persons, with the people who are sitting at the far places, somewhere in the villages or in the remoter areas. So सभी लोगों के पास वो एक्सेस है सर्विसेज का, और बेटर एक्सेस है. अगर हम बात करें उस वक्त की जब ई गवर्नेंस जो था वो नहीं था. So what ultimately it has done is that the e-governance से जो आपका रीच है इंफॉर्मेशन का, गवर्नेंस का इन एवरी सेक्टर, दैट हैज़ वाइडन, और ये हर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है आज की डेट में एट देयर डोर स्टेप. नाउ talking about certain challenges of e-governance in the modern day, एंड पर्टिकुलरली जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, सो पहला जो चैलेंज है दैट इज़ लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज. अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है एक्टिविटीज़ का, वेरियस एक्टिविटीज सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अवेलेबल करवा रही है सिटीजन्स के लिए, so that services how they are passed by the central government and how they reaches to the state level at the peoples. So उसमें इंटीग्रेशन का कई बार प्रॉब्लम आता है. So that is one challenge before the e-governance in India.
then lack of communication between different departments. सो अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक सर्विसेज जो एक डिपार्टमेंट अगर प्रोवाइड करता है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है उस सर्विसेज के बारे में अवेयर है या नहीं अवेयर है, and so again it needs a bit coordination between various departments of the government for a better functioning of e-governance. So that also lacks in India till now. Next one, the challenge is lack of key persons. और जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, सी ई गवर्नेंस इट इज समथिंग विच इज अ टेक्निकल इशू. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आईसीटी का हम यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का. सो इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए और बेटर वे से उसका यूज़ करने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है. सो इसीलिए हम की पर्सन्स का होना हर लेवल पे, सो दैट जो सर्विसेज हैं वो बेटर वे में सिटीजन्स को दी जा सके, वो बहुत ज़रूरी है. सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस के लिए. देन कम पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन ये केवल ना केवल ई गवर्नेंस के लिए एक चैलेंज है, इट इज़ अ चैलेंज टू सो मैनी इश्यूज इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया. सो ई गवर्नेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू रीच to each and every individual with the various services which are provided by the governments or by the certain agencies of the government. So probably that is not possible to reach 100% to population or to every person because of that large population which we have. And the next one is the language diversity. सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत तरह से डिवर्सिफाइड है. लैंग्वेज के लिए भी बहुत सारी डिवर्सिफिकेशन है, हमारे बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी है, और यू नो सो मेनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. So but overall the language diversity, that is a big problem or big challenge before the e-governance. The services which is made available by the central government and the access of those services when they reach to the people who do not understand, suppose, the language in which that services they are expressed to the use of the general public. So for them that is quite an issue still, even if now. So that is again a challenge for the e-governance. So that is it in this. So thank you all for listening.